यस। सो सबसे पहले अपन ये बात कर लें कि इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन का हमारे पास दो डेफिनेशन है। इवोल्यूशन का हमारे पास दो डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन जो है वो सिर्फ इवोल्यूशन के बारे में बताता है कि इवोल्यूशन क्या है। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। सर। सर ये रिकॉर्डिंग हम लोग के पास भी आ जाएगा? चाहिए, जरूरत तो नहीं लगता मुझे जब लाइव ही हो तो। अगर वैसा कुछ नहीं सर, जरूरत मतलब होगा तो मैसेज विल आया थिंक तो ऑफ। उसमें सेव हो जाएगा? क्या? मैसेज आया कि सेव हो जाएगा? मेरे पास सेव होगा, तुम्हारे पास नहीं। ठीक है, खैर चलो ठीक है, अभी जो दिख रहा है उससे ही काम चलाते हैं। तो ये जो हमारा इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन का दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन दिए थे हर्बर्ट स्पेंसर, जो ये बोलता है कि इवोल्यूशन इज अपरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स। यानी एक के बाद एक घटनाओं के घटित होने के क्रम को इवोल्यूशन बोलते हैं। अभी कुछ हुआ, उसके बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा, और इस तरह से एक के बाद एक जो घटना इस दुनिया में होता चला जा रहा है उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। उन्होंने इवेंट क्या था इसको डिफाइन नहीं करा था, उन्होंने ये नहीं बताया कि इवेंट क्या है। उन्होंने सिर्फ कहा कि चीजों का एक के बाद एक होना, इवोल्यूशन इज जस्ट अपरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स। एक के बाद इवेंट्स का होना ही इवोल्यूशन है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए। उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया कि इवोल्यूशन इज जस्ट डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ऑफस्प्रिंग एक के बाद एक इस दुनिया में आ रहे हैं, और हर बच्चा अपने पिछले जनरेशन से बेहतर होता है। तो ये जो डिसेंस हो रहा है, एक के बाद एक नए जनरेशन का जो आगमन हो रहा है मॉडिफिकेशन के साथ, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन इज नथिंग बट डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ये इनका एक खास बात चार्ल्स डार्विन बोले थे। अब एक और टर्म आता है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो वी से लाइफ इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से जिस भी तरीके से कुछ भी चीज अगर इनहेरिट कर पाए, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये हम सब जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में बच्चे हैं वो कभी ना कभी जाइगोट के फॉर्म में अपने माँ के यूट्रस में थे। ठीक है, और ये जो जाइगोट था वो एक सिंगल सेल्ड चीज था, है ना, इट वाज अ सिंगल सेल। तो इफ आई से कि अगर वो सिंगल सेल वहां पे इम्प्लांट कर दिया जाए तो वो लिविंग हो जाएगा क्या? द आंसर विल बी अ बिग नो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ किसी सेल के इम्प्लांट करने से वो लिविंग नहीं होगा। तो लाइफ आखिर है क्या? लाइफ वो एबिलिटी है, लाइफ वो कैपेसिटी है जिसके थ्रू वो जाइगोट वाला सिंगल सेल अपने आसपास या अपने पेरेंट से उनका डीएनए को अपने अंदर रख लिया, इनहेरिट कर पाया। तो लाइफ इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां तक कुछ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला बात था। अब अपन इस चैप्टर के मेजर पार्ट में चलेंगे, जहां पे हम लोग मेनली तीन पार्ट कवर करेंगे, और इसी जो सिलेबस का मेजर पार्ट है यहीं से डिफाइन होगा हमारा बायोलॉजी। ठीक है, तो ये जो तीन मेजर पार्ट है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया कैसे बना, हाउ डिड दिस यूनिवर्स फॉर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ कैसे बना। ठीक है, और अंत में हम पढ़ेंगे कि लाइफ इतना डाइवर्सिफाई कैसे करा, एक के बाद एक इतने सारे नए नए तरह की चीजें कैसे बनी। ठीक है, तो जब अपन इतने सारे चीजों को एक साथ कवर करेंगे तो वहां पे सबसे पहला चीज होगा लाइफ। लाइफ का बात करते हैं, लाइफ कैसे बना। अगर अपन लाइफ के बनने की चीजों पे बात करें तो स्टार्टिंग में पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ एक सन्नाटा था, शून्य, जीरो, नथिंग। और उस वक्त सिर्फ एक गैस, बहुत सारा डस्ट और गैस का एक मास था जो एक जगह पे था, बस, और कुछ भी नहीं था दुनिया में। एक सेकंड रुकना। हाँ जी चलो। पांच, तीन बच्चे मेरे को दिख रहे हैं। अच्छा नहीं, नैन्सी ठीक है, मीनू और कोई J2 और 6 के नाम से है जिसका माइक ही कनेक्ट नहीं। J2 का भी हो गया, मीनू का भी नहीं, तो क्या ही आवाज जा रहा होगा। खैर चलिए ठीक है। तो
वापस आते मुद्दे पे, तो यहां पे उस वक्त कुछ नहीं था, यूनिवर्स अचानक से बना। तो ये जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड 20 बिलियन ईयर्स अगो। और कैसे बना था? इट वाज फॉर्म ड्यू टू अ ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसका नाम था बिग बैंग। लाइफ उससे बना, सॉरी लाइफ नहीं, यूनिवर्स उससे बना। और वहां भी एक बात है कि वो धमाका इतना बड़ा था, दैट वाज सच अ लार्ज, सच अ ह्यूज एक्सप्लोजन, कि वो किसी भी फिजिकल टर्म्स में अनइमेजिनेबल था। उसको इमेजिन तक नहीं करा जा सकता था कि वो इतना बड़ा था। ठीक है। अब उस वक्त ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है। ऑक्सीजन था, अगर वो पूछे क्या ऑक्सीजन नहीं था क्या, गलत बात है, ऑक्सीजन था। किस फॉर्म में था? वो वाटर के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? दैट वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। लेकिन फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। ठीक है। कुछ डेट्स यहां पे आपके पास हैं, डाटा जो आपको याद रखना है, जिसमें 3-4 मेजर इंपॉर्टेंट हैं। एज ऑफ यूनिवर्स हो गया। ठीक है। एज ऑफ यूनिवर्स है, कब बना था? तो 20 बिलियन ईयर्स अगो। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। ठीक है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। तो 20 बिलियन में ऑब्वियसली 20,000 मिलियन, है ना? तो वैसे याद रखना है आपको। अर्थ कब बना? तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसी तरह पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब बना? 3 बिलियन ईयर्स अगो। पहला सेलुलर लाइफ कब बना? 2000 मिलियन ईयर्स अगो। यहां पे 3 शब्द है, नॉन सेलुलर, ए सेलुलर और सेलुलर, है ना? 3 शब्द है। इन तीनों का मतलब क्या है? अच्छा, मेरा वॉइस या वीडियो तो लैग नहीं हो रहा ना? एक बार जरा बता देना मैसेज पे, या अनम्यूट करके भी बता सकते हो। नो सर, कुछ सब ठीक है। नो सर। नो सर, ठीक, ठीक है, ठीक है, फिर सब ठीक सही है सर। है। ओके। ठीक है। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ क्या था बेटा? एक्चुअली में अगर हम लोग इवोल्यूशन को एक प्रोसेस के तौर पे सोचें कि ठीक है, एक के बाद एक चीज आ रहा है इस दुनिया में, तो आपको ये लगता है कि सबसे पहले जो भी चीज होगा इस दुनिया में वो थोड़ा प्रिमिटिव काइंड ऑफ होगा। उसके बाद वो थोड़ा और डेवलप करा, और ज्यादा डेवलप करा, और ज्यादा डेवलप करा, और करते करते आज एक बहुत ही डेवलप्ड फॉर्म में, ह्यूमन के फॉर्म में है। ये तो लगता होगा। तो अगर हम इस हिसाब से सोचें, तो जो सबसे पहला फॉर्म ऑफ लाइफ होगा वो एक सेल नहीं था, बहुत कम था। वो कई बार सिर्फ एक प्रोटीन था, सिर्फ डीएनए था, या जेनेटिक मटेरियल में नहीं, कुछ एक बस एक मॉलिक्यूल था। अपन इस तरह का कुछ एग्जांपल्स पढ़े भी हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, क्लास 11th में, जैसे प्रियॉन्स, वायरोइड्स। एनसीईआरटी में दिया हुआ, एक बार पढ़ना 11th के एनसीईआरटी में, लास्ट पैराग्राफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। कोई सिर्फ प्रोटीन है, कोई सिर्फ यूं कहो जेनेटिक मटेरियल, इस तरह से कोई सिर्फ एक चीज। सेल छोड़ो, सेल का आधा भी नहीं था। तो ये बोलते हैं नॉन सेलुलर, ये सेल है ही नहीं। थोड़ा और डेवलप करा तो कुछ वायरस जैसा बना, वायरस जैसा। और जब वो वायरस जैसा बना तो उसको बोले ए सेलुलर। सेल तो अभी भी नहीं है, अपना सेलुलर मैकेनिज्म तो वायरस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सेल जैसा है, प्रोटीन है, कुछ जेनेटिक मटेरियल्स है, एकदम से बकवास चीज नहीं। फिर आया सेलुलर, ये कम से कम एक सेल तो बन गया था। ये सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ भी दो तरह का था। एक था प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है एक ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो। एक ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो, ये प्रोकैरियोट। उसी तरीके से एक ऐसा सेल जहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, वो होता है यूकैरियोट। ठीक है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, डेवलपमेंट अभी भी एज एन प्रोसेस चल ही रहा था। ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अलग अलग थ्योरीज का, जो कि लाइफ के ओरिजिन को डिफाइन करने का कोशिश करा। ठीक है, जो सबसे पहला थ्योरी हम देखते हैं उसका नाम है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ये बोलता है कि लाइफ वाज स्पेशली क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड ने बड़े शांति से आराम से बैठ के लाइफ बनाया था। और एक चर्च के फादर थे, उनका नाम था फादर स्वेराज। और ये जो फादर स्वेराज थे, इन्होंने दिया था स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जिन्होंने कहा था कि लाइफ वाज फॉर्म्ड एज सच। इसको चाहो तो लिख लो, इसी में जोड़ लो, एज सच। मेजर यहीं पे उनका गलती हो गया था, जब वो एज सच बोल दिया ना, वो फंस गया। लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच। एज सच का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? सर जैसे आज लाइफ है वैसा ही। एग्जैक्टली exactly. आज जिस फॉर्म में लाइफ है एग्जैक्टली वैसा ही भगवान बनाए थे, जो कि गलत बात, फंस गया। अगर ऐसा होता तो जो नए नए वायरस आजकल मिल जाते हैं वो नहीं मिलते, क्योंकि वो पहले तो नहीं थे, ये तो नए मिले। तो दिस वाज रॉन्ग, क्योंकि लाइफ वाज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड एज सच। ये हो सकता है अलग अलग धर्म ये मानता हो कि भगवान बनाए लाइफ, ठीक है, चलो एक मिनट के लिए हम भी मान लिए। साइंस तो नहीं मानता है, लेकिन हम मान लिए। लेकिन फिर भी जैसा आज है वैसा ही बनाए थे, ये कहना गलत है। वो बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो लाइफ वाज नॉट फॉर्म्ड एज सच। और उन्होंने एक और शब्द बोला था कि ह्यूमन को स्पेशली आखिरी दिन बनाए थे स्पेशल तरह के मिट्टी से, जिसका नाम था मेटेरिया प्राइमा। लिखना नहीं है इसको, स्पेशल तरह के मिट्टी से बनाए थे इंसान को, मेटेरिया प्राइमा से। ठीक है, खैर ये वाला चीज याद रख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये तो काम नहीं आएगा। मेटेरिया प्राइमा से बना, ये काम नहीं आएगा। लेकिन ये हो जरूर इंपॉर्टेंट है कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय गॉड एज सच। ठीक है, ये गलत बात था, ऑब्वियसली गलत था, तो डिस्कार्ड कर दिया गया। बहुत बाद में इसको डिस्कार्ड किया गया और एक नया थ्योरी आया, थ्योरी ऑफ इटर्निटी। बेटा यहां पे एक बात फंस गया। ये जो हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इटर्निटी में कि लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम लाइफ, इसका मतलब होगा जीवन हमेशा किसी दूसरे जीवन से आएगा। सही बात है, लेकिन ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ ये पता चला, कि पहला जीवन कैसे आया। मतलब ये कि कोई आपसे पूछ लिया कि पहले मुर्गी आया है पहले अंडा, आप बोले अंडा, तो बोला अच्छा तो मुर्गी कैसे आया, बिना अंडा मुर्गी का अंडा कैसे आ गया? तो बोले नहीं नहीं पहले मुर्गी आया। तो फिर वही बात, बिना मुर्गी का अंडा कैसे आया, या बिना अंडा के मुर्गी कैसे आया, जो भी। ये मुर्गी अंडा वाला सर हमको भी पहले अंडा आया था ना। तुम तो तब से इधर उधर देख रहे हो, और अभी अंडा आया तुरंत ध्यान दे रहे हो। मेरा ध्यान सब पे है बालक। खैर, पहले क्या आया था ये मैं नहीं पता, अंडा हमें बस था। इतना पता है कि पहले एक सेल आया था, और कैसे आया था वो अभी आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर थ्योरी ऑफ इटर्निटी भी फेल हो गया। लाइफ कैसे आया, तो लाइफ से आया। पहला लाइफ कैसे आया, तो वो भी लाइफ से आया। तो भाई पहला कैसे आया, ये कोई बता ही नहीं पाया। खूब अंडा पड़ा साइंटिस्ट लोगों को, टमाटर पड़ा साइंटिस्ट को, टमाटर उसको भी महंगा था। खैर, फिर आया तीसरा थ्योरी, जो आज भी बहुत ही साइंटिस्ट लोगों का ना फेवरेट टॉपिक है, जिसका नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी, या थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या इंटरप्लैनेटरी थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी ये बोलता है कि लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट, लाइफ किसी और प्लैनेट से आया। अक्सर सुनते होंगे कि कहीं से कभी कोई बड़ा सा पत्थर या बड़ा सा एस्टेरॉइड या कुछ भी मेट्रॉइड्स धरती से टकराने वाला है। तो कहते हैं कि कभी इसी तरीके से बहुत पहले कोई मेट्रॉइड से एस्टेरॉइड टकराया होगा, और उसी से कोई एक सेल आ गया। मतलब ये मान के बैठ जाना कि लाइफ का कंडीशन सिर्फ अर्थ में है, ये भी तो बेवकूफी है। लाइफ का कंडीशन तो कहीं भी हो सकता है, दुनिया में हजारों गैलेक्सीज हैं, हजारों सूरज हैं, हजारों धरती हैं। ठीक है, तो ये वाला थ्योरी को अभी भी कोई फेल नहीं कर पाया, ऑब्वियसली कोई प्रूफ नहीं कर पाया। अब कहां से, जब तक लाइफ कहीं और मिलेगा नहीं तो ये प्रूफ तो होगा नहीं। तो ये प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक कोई इसको फेल भी नहीं कर पाया, कभी तक कोई इसको गलत साबित भी नहीं कर पाया, ये इसका खास बात है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं,
थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये थ्योरी ऐसा बोलता है कि लाइफ एबायोटिक सब्सटेंस से आया। देखो ये स्वॉन है, स्वॉन समझते हो क्या होता है? स्वॉन हंस को बोलते हैं। तो ये हंस के गर्दन की तरफ फ्लास्क है, ठीक है? हंस का गर्दन ऐसा ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वान नेक फ्लास्क। फ्लास्क जो केमिस्ट्री लैब में अक्सर देखते होगे ना, ऐसा तरह का, ये वाला फ्लास्क, ये वही फ्लास्क है, बस इसका गर्दन स्वान के नेक की तरह है, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में उन्होंने क्या कहा था कि भाई साहब, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए मरता है, तो आप देखिएगा उससे कीड़ा मकोड़ा निकलता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। तो उनका कहना था कि उस मरे हुए चीज से कीड़ा निकल रहा है, यानी एक डेड बॉडी से लाइफ आ रहा है बाहर। उनका ऐसा कहना था। ऑब्वियसली गलत था। तो डिस्प्रूव कैसे हुआ? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कौन दिया था, ये तो अभी तक कोई नहीं मतलब पूछता है, आज तक कभी नहीं पूछा है। डिस्प्रूव कौन किया था, ये अभी तक 5 बार आ चुका होगा नीट में। कौन किया था डिस्प्रूव? लुइस पास्चर, रेडी और स्प्लैंजिनी। और जिस एक्सपेरिमेंट से डिस्प्रूव किए थे उसका नाम है स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है? लेट मी मेक यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये जो पास्चर थे, लुइस पास्चर, इनका दूध के पैकेजिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको याद हो कभी, या कभी दूध का पैकेट देखे हो, सुधा वाला, अमूल वाला, उस पर लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क, कभी देखे? यस सर। क्या यस बात, सर। बहुत यस बढ़िया, बहुत सर। बढ़िया। कुछ तो काम किए हो, कभी दूध गर्म किए हो या दूध का पैकेट तो खोले हो, कम से कम लाए हो, पास्चराइज्ड मिल्क यस देखे सर। हो, ठीक है? तो क्या होता है पास्चराइजेशन, आपको पता है? सर तुरंत बॉईल वो करके पहले तुरंत ठंडा कर देना और फिर पैक करके सेल करना मार्केट में। उसको हाँ, पहले हाई फ्लेम पर बॉईल करके फिर उसको ठंडा करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत गर्म करके तुरंत ठंडा कर देना। ये तुरंत गर्म करके ठंडा करने वाला कंसेप्ट कुछ ऐसा है ना कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो रेसिस्टेंट है हीट के, तो आप उसको बॉयल भी कर दोगे तब भी नहीं मरेगा, लेकिन तुरंत ठंडा कर दोगे तो ठंडा नहीं झेल पाएगा, मर जाएगा, ठीक है? ये कंसेप्ट पे काम करता है। मतलब सोचो, जो दूध पहले से बॉयल होके आता है, वही दूध बॉयल करने का फिर से जिम्मेवारी आप लोग को मिलता है। एक बार नजर हटा तो दूध के साथ साथ घर में इज्जत भी गिरेगा, है ना? खैर, मुद्दे पे आते हैं। पास्चर, रेडी और स्प्लैंजिनी, ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, एक स्वॉन नेक फ्लास्क लिया, एक क्या दो लिया, उसमें खूब सारे ईस्ट डाल दिए। क्या डाले? ईस्ट। अब कोई ये पूछ सकता है कि सर ईस्ट से क्यों ग्रो किए? क्योंकि ईस्ट एनेरोब है, अगर हवा रोक भी देंगे ना फिर भी वो मरेगा नहीं, ठीक है? खैर, हमने जो दो फ्लास्क लिया था उसमें देखो, एक को बंद कर दिया, देख रहे हो, और एक जो फ्लास्क है वो ओपन है। उसके बाद हमने दोनों को बॉयल करा। क्या करा? बॉयल। तो बॉयल करने से मेरा ईस्ट तो मर गया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ओपन वाला है ना, उसमें और भी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो पैक्ड है, सील पैक है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसमें कोई और ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण था? तो पास्चर, रेडी और स्प्लेंजिनी ने बताया कि देखिए, मरे हुए चीज से लाइफ नहीं आ रहा है। अगर मरे हुए चीज से लाइफ आता तो मेरा ईस्ट तो मर गया था, उससे कुछ तो निकलता जिंदा बैक्टीरिया, तो हम बोलते कुछ नहीं निकला। एक्चुअली में जब वो मर जा रहा है ना, तो वो खाना बन जा रहा है, और हवा में जो बैक्टीरियाज है वो खाना के चक्कर में वहां रुक के वहां ग्रो कर रहा है, इसलिए आपको वहां लाइफ दिख रहा है। मरे हुए चीज से लाइफ नहीं दिख रहा। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को, जो कि ये बोलता था कि लाइफ केम फ्रॉम एबायोटिक सब्सटेंसेस, डिस्प्रूव किसने किया? तो पास्चर, रेडी और स्प्लैंजिनी ने। यहां तक ठीक है? बताइए, एक बार सब लोग अनम्यूट करके बोलिएगा। यस सर। यस सर।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, यस सर आया। yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. Yes, बहुत sir. कम लोगों का कैमरा ऑन भी है, Yes, sir. मैक्सिमम लोग तो कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। चलो आप ही बोले ना ऑन करने को। हाँ, कैमरा ऑन रखिए, माइक म्यूट रखिए, ठीक है? माइक म्यूट रहेगा, कैमरा ऑन रहेगा। कैमरा ऑन रहने से हम देख पाते हैं ना कि सामने वाला कर क्या रहा है, जैसे आदित्य को देख लिए थे। आदित्य टेंशन में आ गए, मेरे ही पीछे पड़ गए। और सब क्या बात है, और ठीक। सब ठीक। सबसे मजेदार तो ये लग रहा है, कुछ लोग कितना शरीफ दिख रहा है घर पे। कौन सर हम? क्यों, तुम कोचिंग में कौन शरीफ नहीं सर दिखते? हम सर हम शरीफ तो हैं। तो बस बात खत्म। डॉक्टर चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन। वापस एक बार बता रहा हूँ, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन सर ऊपर ऊपर इसमें से, और आगे एक बढ़ते हैं। लीव हो गई सर, श्रेया नाम की लड़के की लीव हो गई। कोई बात नहीं, गलती से लीव हो जाता है, वापस आएगी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस सिर्फ इतना बोल रहा है कि लाइफ एबायोटिक सब्सटेंसेस से आया था, ठीक है? लाइफ एबायोटिक सब्सटेंसेस से आया था, जिसको डिस्प्रूव करे पास्चर, रेडी और स्प्लैंजिनी, ठीक है? जिसको डिस्प्रूव करे पास्चर, रेडी और स्प्लैंजिनी। कैसे डिस्प्रूव करे थे? उनका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इतना आपको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है? चलिए अब हम लोग सेलुलर और सेलुलर और नॉन सेलुलर फॉर्म को एक बार फिर से बता दीजिए ना। रिकॉर्डिंग है, एक बार उससे देख लेना, नहीं होगा तो फिर बता दो, ठीक है? ओके सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या था? अभी सुनना बहुत ध्यान से, इससे एक सवाल का एरिया बनता है नीट में, ठीक है? और कम से कम इतने दिन पढ़ा लेने के बाद, चाहे खगोल वाले हों, फुलवारी वाले हों या निशाबाद वाले हों, आप लोग इतना तो जान गए हैं कि जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन लड़ता है, इतना तो हम बोल सकते हैं। उसका आप सबूत देने का जरूरत नहीं। तो ये जो टॉपिक अब बताने वाले हैं, इससे सवाल आता है। अगला 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, एक नजर घूम लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, जो करना कर लीजिएगा, झगड़ा कर लीजिएगा, जो करना कर लेना, बस लेकिन 10 मिनट ध्यान से, ठीक है? सुनना, सब लोग म्यूट कर लो। चलिए, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को दिए थे पास्चर, रेडी और स्प्लैंजिनी। जिन्होंने ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करा ना, उसके जस्ट बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को दिया था, ठीक है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कुछ और नहीं, एक ही बात को कहने का एक और तरीका था, जिसने ये कहा कि लाइफ किसी लिविंग चीज से ही आ सकता है। आदित्य, क्लास पे कंसंट्रेट करो, सीरियसली बोल रहा हूं इस बार। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सिर्फ इतना बोलता है कि जो भी लाइफ है वो किसी और लिविंग चीज से ही आया होगा, ठीक है? यानी थ्योरी ऑफ, एक और अभी अपन पहले पढ़े थे ना ये बायोजेनेसिस से पहले, ये देखो, थ्योरी ऑफ इटर्निटी, वो कुछ वैसा ही है। तो बात तो बराबर ही पढ़ा ना, तो वो भी उतना नहीं चला। वो ये तो प्रूव कर दिए कि लाइफ नॉन लिविंग से नहीं आएगा, लिविंग से ही आएगा, लेकिन सॉरी, नॉन लिविंग से नहीं आएगा, लेकिन लिविंग से कैसे आएगा ये बात प्रूफ नहीं कर पाए थे, और इसीलिए ये थ्योरी भी फेल हो गया। उसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसका नाम था कीमोसिंथेटिक थ्योरी। कीमोसिंथेटिक थ्योरी को दिए थे ए आई ओपेरियन और जेबीएस हाल्डेन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी को कौन दिया था? ए आई ओपेरियन और जेबीएस हाल्डेन। ये थ्योरी, कीमोसिंथेटिक थ्योरी, इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे आया इस दुनिया में, इसका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी यही है, ठीक है? एआई ओपेरियन एक बुक भी लिखे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। चूंकि ये बुक का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए। एआई ओपेरियन एक बुक भी लिखे थे, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब चलिए इस थ्योरी को समझते हैं, कीमोसिंथेटिक थ्योरी था क्या। पूरा लाइफ का कहानी वापस से रिपीट होगा। अभी पहली बार आपको ये जानने को मिलेगा कि इस दुनिया में लाइफ आया कैसे था, हाउ डिड द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड। लेट्स मूव ऑन। इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ 3 स्टेज में बना। पहला स्टेप था जिसको बोले कीमोजेनी। क्या बोले? कीमोजेनी।
मेरे साथ 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 जैसे क्लास में पढ़ते हो ना वैसे पढ़ना, भी अभी याद हो जाएगा। सवाल इससे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए ध्यान देना। कीमोजेनी इज केमिकल इवोल्यूशन। देखो ये थ्योरी ऐसा बोला था ना कि लाइफ नॉन लिविंग से ही आया, ये बात पहले भी लोग बोले हुए थे। इन्होंने सबसे ज्यादा बढ़िया से थ्योरेटिकली समझाया, कौन? जेबीएस हाल्डेन और एआई ओपेरियन। और बाद में दो और साइंटिस्ट आए, यूरे एंड मिलर। इन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर दिया कि लाइफ कैसे बना होगा। तो आज के समय में हमारे पास प्रूव्ड पता है कि लाइफ कैसे आया इस दुनिया में। ठीक है, अब सुनो। सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, केमिकल्स आपस में इवॉल्व करके कुछ वैसे केमिकल बनाए जो लाइफ को सपोर्ट कर सकता था। बाद में थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ और हुआ बायोजेनी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये जो केमिकल्स थे जो कि लाइफ के लिए जरूरी थे, वो सब एक साथ इस तरीके से एक्यूमुलेट करे कि वो पहला सेल का फॉर्मेशन कर पाए। और फिर तीसरा स्टेप आया कॉग्नोजेनी, जो ये बताया कि एक बार जब सेल बन गया तो किस तरीके से वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स डाइवर्स फॉर्म में आज के समय में है। तो आज के समय में हमारे पास 3 स्टेज में हमें पता है, जिसके से कि अपने हमने इस पूरे इवेंट ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करा। पहला कीमोजेनी, दूसरा बायोजेनी, और तीसरा कॉग्नोजेनी। कीमोजेनी, बायोजेनी एंड कॉग्नोजेनी। ठीक है, सबसे पहले कीमोजेनी। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना। अभी पूरा ही चीज एक्सप्लेन होगा, अभी जो बोले हैं वो तो सिर्फ नाम है, अभी आगे पूरा एक्सप्लेन होगा। कीमोजेनी, ठीक है। जब हम लोग कीमोजेनी का बात करते हैं तो कहते हैं कि जब अर्थ बना था, कब? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। जब अर्थ बना था तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म। धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ। कैसे? तो जो हॉट गैस था ना, बहुत ज्यादा गर्म गैस का जो गोला था, वो जब धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो वो धीरे धीरे कंडेंस करने लगा। चलो थोड़ा केमिस्ट्री यूज करते हैं। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हो, आप सबको पता है कि जब भी कोई चीज एक्सपैंड करता है, सॉरी, जब भी कोई चीज हीट होता है तो वो एक्सपैंड करता है। आपने पढ़ा है फिजिक्स में भी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज Yes, ऑफ सॉलिड एक चैप्टर था, आपने वहां पढ़ा था एमएस डेल्टा टी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना? कई बार एमएलएफ या एमएलवी से फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और उसी फेज में जो हीट है वो एमएस डेल्टा टी से चेंज होता है। याद आ रहा होगा अगर तो किसी भी चीज को अगर आप गर्म करोगे उसके मॉलिक्यूल्स दूर 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 जाएंगे। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म था तो वो पार्टिकल पार्टिकल के फॉर्म में था, डस्ट के फॉर्म में था। और जब वो ठंडा होना शुरू हुआ तो उसके ग्रेविटेशन की वजह से, देखो ग्रेविटेशन तो है ही ना भाई, चाहे वो डस्ट ही क्यों ना हो, उसमें मास है तो ग्रेविटेशन है। तो उस ग्रेविटेशन की वजह से वो सारा मास धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगा। और जैसे जैसे वो और ठंडा होता चला गया, उसका एनर्जी खींचता चला गया। एनर्जी जितना कम, वो और क्लोज और क्लोज और क्लोज होता चला गया। ठीक है, तो अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और बाद में वो धीरे धीरे ठंडा होकर लाइफ के रहने लायक बना। ठीक है, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, यानी और बहुत हद तक ठंडा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो इतना ठंडा नहीं हुआ है कि हम और आप पैदल चल लें उसको। ठीक है, ठंडा हुआ है बट बहुत ज्यादा नहीं। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या फ्रीली ऑक्सीजन प्रेजेंट था? वापस एक सवाल है, नहीं। स्टार्टिंग में ही पढ़ाए थे, नहीं था। नो ऑक्सीजन सर। था लेकिन फ्रीली प्रेजेंट नहीं था। तो चूंकि फ्रीली ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उस वक्त का जो एटमॉस्फेयर है उसको अपन बोलते हैं क्या? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग था क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ही नहीं है तो एडिशन कहेगा, है ना? जब तक फ्री ऑक्सीजन नहीं होगा उसका एडिशन तो हो ही नहीं सकता। एक सेकंड। ठीक है, तो उस वक्त के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली 3-4 गैसेस जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें एक है मीथेन, याद रखना है। उसके बाद है अमोनिया,
उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर वेपर था। वाटर लिक्विड फॉर्म में था क्या? भाई साहब अर्थ इतना गर्म था, उसमें पानी पानी रह सकता है क्या? खुद ही बताओ। नहीं, वो भाप के फॉर्म में था, वो वाटर वेपर के फॉर्म में था, ठीक है। तो वाटर वेपर वॉज प्रेजेंट, वाटर मॉलिक्यूल या वाटर एज एन लिक्विड फॉर्म वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, फ्रीली ऑक्सीजन भी नहीं था, ये तो हमने अभी भी बात करा है, पहले भी बात करा है, फ्री ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा, जब धीरे 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 अर्थ ठंडा होना शुरू हुआ, तो जो वाटर वेपर थे वो भी ठंडा होना शुरू हुआ, और लगातार बारिश हुआ, लगातार बारिश हुआ। और उससे क्या हुआ कि इस धरती पे जो थोड़े गड्ढे वाले इलाके थे वहां पानी भर गया, और उसी से बना प्रिमिटिव ओशन। और ऑब्वियसली जो पानी था उसमें मीथेन घुला, उसमें अमोनिया घुला, उसमें हाइड्रोजन घुला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला, H2CO3 बना, मतलब एसिड के फॉर्म में फॉल हुआ। तो वो जो प्रिमिटिव ओशन था ना, वो एसिडिक हो गया। कैसा हो गया? एसिडिक। एसिडिक। और उसी का नाम पड़ा ब्रॉथ, ठीक है। उसी का नाम क्या पड़ा? ब्रॉथ। चलिए, ब्रॉड। यहां के बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद डील करेंगे, टाइम भी हमारा हो गया है ना।